प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना सहित 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, योजनाओं से बदलेगा भारत के किसानों का भाग्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज लॉन्च हुई योजनाएं किसानों के जीवन में खोलेंगे खुशहाली और समृद्धि का नया अध्याय। 100 आकांक्षी जिलों में नूंह भी है शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को बताया देश के लिए खतरा। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट है घुसपैठ को लेकर भाजपा की नीति। और चंडीगढ़ के डीजीपी ने की वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात। कहा, सहमति से ही होगा पोस्टमार्टम। पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए बना मेडिकल बोर्ड। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित पूसा में किसानों के लिए 2 नई योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ की इस योजना से चयनित 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा, तो वहीं 11,440 करोड़ रुपए की लागत वाली दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 2 योजनाएं भारत के किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत सुधार किए गए हैं। पिछले 11 सालों में भारत का कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसानों ने बीते 11 सालों में अनुभव की हैं। उन्होंने कहा कि हमें विकसित बनने के लिए हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते रहना होगा। इसी सोच का प्रमाण पीएम धन धान्य कृषि योजना है। 3 पैमानों पर 100 जिलों का चयन हुआ है। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। आकांक्षी जिलों को लेकर उन्होंने कहा कि जब वंचितों को, वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता मिलती है तो इसके नतीजे अच्छे होते हैं। के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है और है तो कितनी मात्रा में है। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट में 6 गुना की वृद्धि हुई और जीएसटी में कमी से ग्रामीण भारत और किसानों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने किसानों से गेहूं और चावल के अलावा अन्य फसलों में विविधता लाने और प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दालों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों के साथ जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। इसके तहत आकांक्षी जिलों को उत्पादकता में ऊपर उठाया जाएगा। इसके लिए 11 विभाग मिलकर साथ में काम करेंगे। आत्मनिर्भरता के लिए दलहन का उत्पादन बढ़ाना होगा और खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और हमारे मानक वैश्विक स्तर के होंगे। आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों। ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता, उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के मौके पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का एक नया अध्याय खोलेंगी। उन्होंने बताया कि हमारा देश विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसके कारण हमें अक्सर दालों का आयात करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से इस मिशन को सफल बनाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने आगे बताया कि 100 जिलों में लागू की जा रही इस योजना में नूंह भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में दलहन उत्पादन क्षेत्र बढ़कर 2.67 लाख एकड़ हो गया है। उनके मार्गदर्शन में, जो उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराने और भारत को दुनिया का फूड जंक्शन को फूड बास्केट बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। देश के 100 जिलों में आज इसका शुभारंभ भी हो रहा है। उनमें से हरियाणा का भी एक नूंह जिला है, जहां पर इस योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूंह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को देश के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन का गठन अवैध प्रवासन, धार्मिक सामाजिक जीवन पर उसके प्रभाव, असामान्य बसावट पैटर्न और सीमा प्रबंधन पर असर का अध्ययन करेगा। इस मिशन से विवाद उठेंगे, लेकिन विवाद से बचने और देश, लोकतंत्र, संस्कृति को बचाने के बीच यदि चुनना पड़े तो भाजपा देश को चुनेगी। उन्होंने भाजपा की नीति डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि हम घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और देश से डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान में सीमाएं हैं, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होती, क्योंकि वहां सख्ती बरती जाती है। डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। और मैं मानता हूं देश की जनता ने 3D के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 3D देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए आज चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा अमनीत कौर से बातचीत करने के लिए सेक्टर 24 स्थित उनके आवास पहुंचे। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि परिवार से बातचीत जारी है और उनकी सहमति से ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिए गए हैं, इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। परिवार के जो भी मुद्दे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। आईजी की अगुवाई में इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीजें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया। उनके शव को सेक्टर 16 अस्पताल से
पीजीआई के शव गृह ले जाया गया है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले कल शाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने भी चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर दुख साझा किया और कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। के जो दुख है उसे बांटने के लिए साथ साथ इस परिवार पर जो एक ये हुई है, जिस दुख की घड़ी में पीड़ा बांटने के लिए मैं आया था और इस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा ये भी बताने आया हूं मैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी बचने नहीं चाहिए। वे कल रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान इस मामले में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार को परिवार से बातचीत कर उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही पीड़ित परिवार के साथ है। देखिए, ये बड़ा दुखद वो है और ये हम बार बार कितने दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल स्पाट हुई है, लचर हुई है। जब इस लेवल का अफसर को ये करना पड़ा तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और उसको उनको न्याय मिलना चाहिए और ये न्याय दिलाना सरकार, यहाँ सरकार की जिम्मेवारी है। जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, ना तो दोषी कोई छूटे ना निर्दोष कोई फंसे, ना निर्दोष ना कोई दोषी छूटे। दोषी को पूरी सजा मिलनी चाहिए। एसआईटी तो की होगी ना चंडीगढ़ पुलिस ने। ये हरियाणा सरकार का आवश्यकता, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। कोई जांच बिठाए वो तो अच्छी निष्पक्ष जांच बिठाए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने के सिलसिले में फरीदाबाद में जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना की भी निंदा की और इसे न्यायपालिका का अपमान बताया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कहा कि अगर एक दलित समाज से आए आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल रहा तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। उनके ऊपर जिस प्रकार से जूता मारने का प्रयास किया गया ये घोर निंदनीय है और हमें इस बात की अपने आप को सब लोग मिलकर के चिंता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा समाज ये बन रहा है कि जहां, क्योंकि वो भी दलित थे, मतलब जिस प्रकार से ये टारगेट किया जा रहा है ये घोर निंदनीय है कि 7 अक्टूबर को हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर के आत्महत्या की है। तो सुसाइड नोट मिला है तो हम निश्चित तौर से इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं और एक इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में, निगरानी में एक इसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा स्पष्ट कहना है कि दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। जो हमारे एससी समुदाय से संबंधित है, इतने सीनियर लेवल पर अधिकारी है, उसको भी इस प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको एक्सपोज करता है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती वे चुप नहीं बैठेंगे। इसी के चलते कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह हड़ताल न्याय और समानता के लिए होगी। एफआईआर जो दर्ज की है वो गोलमोल है, लेकिन जिसके नाम उस एफआईआर में है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं। और SC/ST एक्ट नहीं लगाया, इसके अलावा उनकी बॉडी को जबरन पीजीआई में ले जाया गया है, उनके मिलने पर भी उनसे रोका जा रहा है।
तो ये कुल मिलाकर के न्याय नहीं है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार तत्परता से कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दिलवाए, अन्यथा पूरे देश के लोग जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इस घटना का बिल्कुल विरोध करेंगे। और हमारा जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की यूनियन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है, उसने 15 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना ग्राउंड में युवा मोर्चा की तरफ से सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। युवा मोर्चा के लोगों ने आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि युवा मोर्चा ने आज पूरे प्रदेश में 11 नगर निगमों में स्वच्छता अभियान चलाया। सरकार की तीसरी टर्म का भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को जागृत करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं और स्वच्छता कर्मियों ने विशेष तौर से आज का दिन स्वच्छता अभियान को समर्पित किया। जनता पार्टी का युवा मोर्चा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारे 11 नगर निगम उन पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान आज हमने लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार स्वच्छता अभियान के माध्यम से पूरे देश को जागृत करने का काम, उसी प्रकार से संदेश जाए और कार्यकर्ता जो स्वच्छता कर्मी वो सब दोनों मिलकर आज का दिन विशेष रूप से स्वच्छता अभियान। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी करने पर परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि परिवार की जो भी मांग रखी गई है सरकार उसके अनुसार पूरी कार्रवाई करेगी। साथ ही उनके परिवार और बच्चों को संरक्षण देने का काम भी होगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी मुख्यमंत्री के साथ होने का पूरा विश्वास है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी और जिस प्रकार से घटना घटी है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरी हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है और परिवार ने जिस प्रकार की भी जो भी बात अपनी रखी है उन सब बातों की सुनाई, उनको न्याय देने का काम, उनके बच्चों का, उस परिवार का पूरा संरक्षण हरियाणा सरकार करेगी और पूरा भरोसा भी है पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को पूरा वो विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस परिवार के साथ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का आज आगाज हुआ। इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा में शुरू हुए इस युवा समारोह में 70 कॉलेजों के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, जो 42 विधाओं में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। आज से शुरू हुआ यह समारोह 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस उत्सव में विभिन्न कॉलेजों से विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं और जो अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये युवा कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं और ये हमारे युवा हमारी संस्कृति को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के अंदर एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, एक वाहक का काम करते हैं और आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी संस्कृति को हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, उसके अंदर आप अपनी सहभागिता कर रहे हैं। युवा उत्सव में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने कहा कि उन्हें इस समारोह में आकर अच्छा लग रहा है। यहाँ वे प्रतियोगिता में हिस्सा तो ले ही रहे हैं, साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति को जानने और सीखने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ की हरियाणवी संस्कृति को हमारे दिखाया जा रहा है। हमें आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरी रागनी की प्रस्तुति थी जिसके बोल थे कि सबसे ठहाके
साथ से ठाणी आई दिल्ली में मैं फिरूं टोबती मिला ननद का भाई दिल्ली में सबसे ठाके साथ से ठाणी आई दिल्ली में। मैंने यहाँ पे अभी रागनी की प्रस्तुति दी है अपनी और बढ़िया था, मजा आया, बाकी अच्छा था। फर्स्ट टाइम है मेरा, तो नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। पोलियो मुक्त भारत के तहत कल से सब नेशनल अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कमर कस ली है। पिछले लगभग 15 साल से देश में पोलियो का एक भी मरीज सामने नहीं आया। हमारे के स्वास्थ्य विभाग भी इस अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय ने बताया कि 8 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ-साथ नागरिक अस्पताल में लोगों को जागरूक करेंगी और कि 5 साल तक की उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं और एक भी बच्चा इससे वंचित ना रहे। 13-14 वर्षों से एक भी केस पोलियो का नहीं आया। ये सब स्वास्थ्य विभाग और सारे देश की जनता की मेहनत का ही परिणाम है कि ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं, जिससे एक सुरक्षा चक्र मेंटेन रहता है। तो पहले की भांति जो कल से हमारा राउंड शुरू होने वाला है, इस राउंड में भी यह कार्य किया जाएगा। इसमें नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी की तरफ से 8 टीमें बनाई जाएंगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मोबाइल टीम और नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में जिसके पास भी जो भी बच्चे 5 वर्ष से नीचे मिलेंगे, उन सबको ये दवाई पिलाई जाएगी, जिसके लिए प्रचार और प्रसार भी किया जाएगा। बस स्टैंड के ऊपर जीएम रोडवेज से और रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से मदद ली गई है, जिसमें कि बैठने का स्थान दिया जाएगा। हर टीम में हमारे 8 से 10 लोग रहेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक ये टीमें अपने तैनाती वाले स्थान पे पूरी मुस्तैदी के साथ सभी बच्चों को इम्यूनाइज करने की कोशिश करेंगी। कृषि विभाग ने फतेहाबाद जिले के गांव रत्ताखेड़ा में पराली मुक्त हरियाणा अभियान के तहत एक विशेष पराली प्रबंधन जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर सीआईआई फाउंडेशन द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 50 सुपर सीडर मशीनें मुफ्त में दी गई और 60 गांवों को गोद लिया गया, ताकि आधुनिक तकनीक से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में पहुंचे एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इन कृषि यंत्रों से किसानों को बेहतर फसल उत्पादन में सहायता मिलेगी और खेतों में पराली जलाने की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने गांव के स्टेडियम परिसर में पौधारोपण किया और सुपर सीडर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम ने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष ना जलाएं, जिससे न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी कमेटी सक्रिय है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीआईआई फाउंडेशन की तरफ से इसमें 50 से 55 के आसपास जो मशीनें हैं जो आपकी सहायता करें। आप सबकी भलाई के लिए, आप सबको जो है सुलभता हो कि ठीक से हमारी बिजाई हो सके और जो एनजीटी की गाइडलाइंस है पराली को जलाया न जाए, उस कड़ी में जो है ये जो बड़ी मशीनें हैं सुपर सीडर, जो हमारे जो पराली जो रेसिड्यू बचता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बीके अस्पताल फरीदाबाद में तंबाकू मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ मान सिंह की अगुवाई में मानसिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को नशे से दूर रहने और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल अस्पताल परिसर में बीड़ी सिगरेट पीने और गुटखा खाने वालों को पकड़ा और उनसे नकद जुर्माना वसूल करते हुए जागरूक भी किया। डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में तंबाकू, शराब या अन्य नशे के सेवन से लोग मानसिक राहत तो ढूंढते हैं, लेकिन यह राहत अस्थायी होती है और लंबे समय में यह गंभीर मानसिक रोगों का कारण बन जाती है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार 2 महीने तक जारी रहेगा और किसी भी हॉस्पिटल या अन्य सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुर्माना वसूलना मकसद नहीं, बल्कि लोगों को तंबाकू के प्रति जागरूक करना मुख्य मकसद रहेगा। इसके लिए गांव के अंदर भी यह अभियान चलाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पखवाड़ा आज से चालू हो गया है और ये 2 महीने तक ये ड्राइव चलेगा
और सभी लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और साथ में जो ऐसे सोशल प्लेस में या सरकारी पैलेस में जो ये सिगरेट या गुटखा तंबाकू खाते पाए जाते हैं, इन सभी के चालान काटे जाएंगे और लोगों को अवेयर भी किया जाएगा और भविष्य में चेतावनी देते हुए कि भाई आगे से ये काम ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस तंबाकू फ्री बनाने का प्रयास करें। तो ये ड्राइव ऑलरेडी जारी है और ये 2 महीने तक लगातार चलेगा और सभी लोगों से अनुरोध है, सभी जनता से अनुरोध है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इनको बिल्कुल छोड़ दें, त्याग कर दें। ये कहीं ना कहीं पैरासाइट का काम करके शरीर को कहीं ना कहीं खाती रहती है और इसलिए ये सभी त्याग करें और हरियाणा को तंबाकू फ्री प्रदेश बनाने का प्रयास में हमारे जो हर संभव प्रयास में सहयोग करें। भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के एक अभूतपूर्व एआई आधारित प्रसारण का ऐलान किया गया है। इस श्रृंखला का विशेष डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर होगा। इसके बाद 2 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर इसका प्रसारण किया जाएगा। कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के साथ ये श्रृंखला भारत और दुनिया भर के डिजिटल दर्शकों के लिए वेव्स ओटीटी के माध्यम से एक साथ उपलब्ध होगी। ये अपनी तरह का पहला सहयोग रहेगा। भारत के सार्वजनिक प्रसारक की विरासत और देशव्यापी पहुंच को अगली पीढ़ी के साथ जोड़ता है। उन्नत एआई उपकरणों का उपयोग करते हुए इस श्रृंखला में महाभारत महाकाव्य के व्यापक स्वरूप, उसके पात्रों, युद्ध क्षेत्रों, भावनाओं और नैतिक दुविधाओं को सिनेमा के पैमाने और अद्भुत यथार्थवाद के साथ फिर से तैयार किया गया है। यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मूर्त रूप देती है और दर्शाती है कि कैसे विरासत और नवाचार एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी इस सहयोग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती हमेशा से ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की गाथाओं को हर भारतीय घर तक पहुंचाता रहा है। लॉकडाउन के दौरान मूल महाभारत के पुनः प्रसारण ने हमें याद दिलाया कि ये कथाएं परिवारों और पीढ़ियों को कितनी गहराई से एक साथ जोड़ती हैं। यह एआई आधारित पुनर्कल्पना में भागीदारी दर्शकों को भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का नए सिरे से अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इसमें परंपरा का सम्मान करते हुए कहानी बताने की अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। यह आधुनिक प्रसारण में विकास और विरासत के एक साथ आने की अभिव्यक्ति है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।